नमस्कार, मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शाम के 7 बजने वाले हैं। चक्रव्यूह शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं उन कहानियों से जिन पर आज आपने दिन भर में अपनी वोटिंग कर पसंद जाहिर की है। तमिलनाडु में थलपति का दम, विजय का दृश्यम। इस खबर को 18% लोग देखना चाहते हैं। शाम 7:28 पर डिटेल में हम ये कहानी आपको दिखाएंगे। अगली कहानी जो वोटिंग के लिए थी, हार के बाद ममता बनर्जी को क्यों याद आया है इंडिया ब्लॉक। इस खबर को देखने के लिए 23% लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है। आगे बात करेंगे कि अब विपक्ष के गठबंधन इंडिया का क्या होने वाला है। और तीसरी कहानी, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत से क्या सच में ढाका में पटाखे फूट रहे हैं? क्यों बांग्लादेशी बीजेपी की जीत पर खुश हैं? इस खबर में 25% लोगों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। आगे इस पर विस्तार से बात करते हैं। और जो कहानी सबसे अधिक आपके वोट पाकर पसंद बनी है आपकी, जिसके बेसिस पर आज का पूरा शो डिजाइन किया है, वो है 8 मई बंगाल में गद्दी नई, किसकी चर्चा हाई। इसे देखने में 34% दर्शकों ने दिलचस्पी दिखाई है कि बंगाल में आखिरकार कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है, वहां पर क्या कुछ हो रहा है। और यही हमारी आज की कवर स्टोरी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का नगाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा, लगातार बज रहा है। इस ऐतिहासिक जीत के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में जश्न का माहौल बीते 2 दिनों में दिखा है। प्रचंड जीत के बाद अब राज तिलक की तैयारियां चल रही हैं। बंगाल की कमान दादा के हाथ में होगी या फिर बीजेपी किसी दीदी पर दांव लगाएगी, ये तो 8 मई को तय हो जाएगा। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले बंगाल से जो तस्वीरें आज सामने आई हैं, वो बहुत दिल दहला देने वाली, अफसोसजनक हैं, जो बीजेपी के आला नेताओं को भी पसंद नहीं आ रही होंगी। बंगाल में 4 मई को रिजल्ट के बाद से शुरू हुई हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। आगजनी, तोड़फोड़ और मारपीट की ऐसी कई तस्वीरें बंगाल से बीते 48 घंटों में सामने आई हैं। ये तस्वीरें जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, ये कोलकाता के हॉग मार्केट की हैं, जहां पर बुलडोजर लेकर पहुंची भीड़ पर टीएमसी दफ्तर तोड़ने का आरोप लगा है। भीड़ ही बुलडोजर लेकर पहुंच गई। ये तस्वीरें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने एक्स हैंडल पर आज पोस्ट की हैं। आरोप तो ये भी है कि भीड़ ने बुलडोजर लाकर टीएमसी के न्यू मार्केट यूनियन दफ्तर को पूरी तरह तोड़ दिया। टीएमसी के नेताओं ने आरोप लगाया कि ये बीजेपी की जीत के जुलूस के दौरान पुलिस की इजाजत से हुआ। हालांकि अब कोलकाता पुलिस ने बुलडोजर के मालिकों को निर्देश दे दिए कि वो बिना पुलिस की अनुमति या वैध आधिकारिक ऑर्डर के किसी को भी बुलडोजर किराए पर ना दें। यानी बुलडोजर के जरिए किसी भी प्रदर्शन को अब परमिशन पुलिस ने नहीं दी है। नतीजों के बाद अब तक हिंसा में 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। जिस हिंसा के डर से, जिस हिंसा की वजह से सत्ता का हस्तांतरण हुआ, सत्ता बदली, वो हिंसा अभी भी चल रही है, जिनमें टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हैं। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी नेताओं के घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट करते हैं। पार्टी के ऑफिसेज में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। हावड़ा में टीएमसी नेता श्यामल मित्रा की पिटाई का ये वीडियो खूब वायरल हुआ है। पिटाई का आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा है। श्यामल मित्रा की सरेआम जमकर पिटाई की गई। इस तस्वीर में वो रोते बिलखते भी दिखाई देते हैं। इतने ही नहीं, उनके कपड़े फाड़े गए। बड़ी मुश्किल से वो जान बचा सके, ये कहा गया। ये तस्वीरें डिस्टर्बिंग है, परेशान करने वाली है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? लोकतंत्र के उत्सव में इस तरह की मारपीट की कहां जगह हो सकती है? कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में जीत का जश्न मनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या तक कर दी गई। हत्या का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। कल शाम बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के लिए एक विजय जुलूस निकाला जा रहा था। आरोप है कि इसी जुलूस में कहासुनी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मधु मंडल को पीट कर मार डाला। अब ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। लोकतंत्र के माथे पर किसी कलंक से कम ये तस्वीरें नहीं हो सकती। वैसे तो बंगाल का चुनावी इतिहास पहले से ही रक्त रंजित रहा है, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बंगाल के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की कड़ी तैनाती और बड़ी तैनाती का दावा किया था। 2.5 लाख के करीब केंद्रीय सुरक्षा बलों को बंगाल की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी इन चुनावों के दौरान सौंपी गई थी। ऐसे में सवाल है कि जीरो टॉलरेंस के दावों के बावजूद बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है?
हिंसा और तोड़फोड़ करने के लिए खुली छूट कौन दे रहा है? क्या पुलिस और अर्धसैनिक बल आंखें मूंदे हुए हैं? जिनके कंधों पर बंगाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, आखिरकार वो कर क्या रहे हैं? जो 6 जाने चली गई हिंसा में, उनका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाने चाहिए। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया। बंगाल के डीजीपी के मुताबिक अब तक 200 से अधिक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। बंगाल में चुनावों के बाद हिंसा कोई नई बात नहीं है, हर बार होती है। फिर क्यों हर बार इस तरह की चूक पुलिस बल या अर्धसैनिक बलों से हो रही है? इस बीच बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला से मुलाकात की। उन्होंने हिंसा को फौरन रोकने की अपील की। शमिक भट्टाचार्य ने साफ किया कि अगर भाजपा का झंडा लेकर कोई भी शख्स तोड़फोड़ या हिंसा करते पाया गया तो उसे तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने हिंसा के लिए टीएमसी पर भी ठीकरा फोड़ा। बीजेपी का आरोप टीएमसी पर है और टीएमसी का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन इन सियासी आरोपों के बीच नुकसान तो सिर्फ बंगाल का हो रहा है, बंगालियों का हो रहा है। यह हकीकत है कि जब राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करते हैं तो जमीनी स्तर पर इसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ता है, जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल की शांति और प्रगति चाहता है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। यहाँ फैसला सिर्फ वोटों से होता है। हार जीत तो चुनाव का हिस्सा होती है। हम लोग का और 2-4 घंटा टाइम दीजिए, वो लोग सब सीधा हो जाएगा जो झमेला कर रहे हैं। स्वागत राय ने अपनी हम क्या बोल रहा हूँ, खोकन दास साहब का बर्धमान का जो विधायक था, वो फोन करके बोल रहे हैं तृणमूल का काउंसिलर को पीटाओ। मैं क्या बोलूं, जो जल्दी जल्दी चाह रहा है भाई, कब हमको बीजेपी करना है, कब बीजेपी होना है, कब बीजेपी ने कंपटीशन लग गया। लेकिन एक बात हुआ है, हमारा सौमिक ने बोला है, शुभेंदु ने बोला है, जो भी कर रहा है इसका पीछे जो भी रहेगा गिरफ्तार होगा और पुलिस कड़ा से कड़ा सजा देगा। 12 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी, आप अपने पद के अनुरूप आचरण करिए, रोकिए इस हिंसा को। बंगाल आपकी तरफ देख रहा है, पता नहीं क्यों देख रहा है। हम तो देख देख कर परेशान हो गए, थक गए। आपने कभी उस तरह का आचरण नहीं किया। वहीं टीएमसी के नेता चुनाव नतीजों के आने के बाद से ही सोशल मीडिया हैंडल से कई तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं। अब जो तस्वीरें आपके सामने वो हावड़ा के जगत बल्लभपुर की है, जहां टीएमसी ऑफिस में आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। कल्याण बनर्जी ने एक और तस्वीर पोस्ट की है। ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बाहर की बताई जा रही है। इन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि कैसे बीच सड़क पर हिंसा हो रही है और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ऐसी कई तस्वीरें लगातार बंगाल से सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद के जियागंज में लेफ्ट के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले लेनिन की मूर्ति को तोड़ डाला गया। ये वीडियो अब वायरल है। इस पर सीपीएम ने भी पोस्ट किया है, जिसमें कुछ लोग नारे लगाते हुए और तोड़फोड़ करते हुए दिखाई देते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सियासत का रंग भी बदलने लगा है। संदेश खाली में टीएमसी ऑफिस अभी भगवा में हो गया है। आरोप है कि इस ऑफिस पर टीएमसी के शेख शाहजहां कब्जा किया हुआ था, जिसे अब भगवा रंग से पेंट किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अभिषेक राज ने संदेश खाली से ये रिपोर्ट भेजी है, आइए देखते हैं। जो लोग टीएमसी शासन में प्रताड़ित थे वो अब निकल के सामने आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। इसके अलावा रंग भी बदल रहे हैं। ये देखिए, आपको जो कलर है वो नजर आएगा कि यहाँ पर अब भगवे रंग से जो है वो यहाँ पर मकान को, दुकान को, हर चीज को पेंट किया जा रहा है। आप देखिए, यहाँ पर भाजपा का झंडा लगा हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर भगवा रंग से इस पूरे जो इमारत है उसको पेंट किया गया है। बताया जा रहा है कि ये पहले टीएमसी का ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अंदर जो है वो कलर ग्रीन हुआ करता था। आप देखिए, यहाँ पर जो कलर है वो अंदर आपको ग्रीन नजर आएगा और अब इस पूरे कलर को चेंज किया जा रहा है भगवे रंग से। लोग पहले ये नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा मनाही थी, यहाँ पर प्रताड़ित होते थे लोग। लेकिन अब देखिए, इस पार्टी ऑफिस को टीएमसी जो है वो खाली करके चली गई है और अब यहाँ पर लोगों ने इस पार्टी ऑफिस को ले लिया है और यहाँ पर देखिए अब जो है इसे भगवे रंग से पेंट किया जा रहा है और इसका कलर जो है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है? पहले टीएमसी का पार्टी ऑफिस था। वो जब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गया उसका बाद वो छोड़ के चला गया। जय श्री राम बोलने के बाद यहाँ पे मारता था, वो सब लोगों को डराया था। बंगाल में अब जगह जगह जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं।
इस बीच नतीजों के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को मिली अतिरिक्त सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये तस्वीरें आप मेरे पास पीछे देख पा रहे हैं। शांति निकेतन 188A ये अभिषेक बनर्जी का घर है। इस घर के बाहर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होते थे, बैरिकेड्स लगे हुए थे, यहाँ पर स्कैनर्स लगे हुए थे। इन तमाम सुरक्षा इंतजामों को वहाँ से हटा लिया गया है। अब उनके पास जो सिक्योरिटी दी गई थी ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी को, उनको भी कम कर दिया गया है। बंगाल के हीरो बनकर उभरे शुभेंदु अधिकारी इस बीच में आज नंदीग्राम के हनुमान मंदिर पहुंचे हैं और आशीर्वाद लिया। सुनते हैं। ये मैं आया था, यहाँ का जनता ने मुझे 2 बार MP और 3 बार MLA बनाया। पिछले बार मुख्यमंत्री को हराया। मैं सब प्रणाम करने के लिए आया था। यहाँ बजरंगबली जी है और हमारी जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत किया। 500 से ज्यादा फर्जी FIR उनके खिलाफ हुआ, जेल में डाला। 400 बीजेपी वर्कर जेल में बिताया। इतना अत्याचार किया। मैं उनको बताया शांति रखो, जो कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा, जो गुंडा के खिलाफ, भ्रष्टाचारी के खिलाफ, वो आने वाला बीजेपी सरकार कानून के अंदर करेगा। आने वाला 2-3 दिन विजय जुलूस करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार बन जाने के बाद पुलिस का इजाजत लेकर थैंक्स गिविंग सेरेमनी करेगा। शुभेंदु अधिकारी सीएम की रेस में इस वक्त सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ममता को पिछले 2 चुनावों में लगातार हराया है। एक अनोखा रिकॉर्ड उनके नाम पे आ गया सिटिंग सीएम को हराने का। 2021 में नंदीग्राम से हराया और इस बार भवानीपुर से। ऐसे में उनके नाम की घोषणा की मुख्यमंत्री के तौर पर प्रबल संभावना है। लेकिन बीजेपी इस मामले में कई बार सरप्राइज भी देती आई है। इसीलिए इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सूबे की कमान किसी महिला के हाथों में अचानक ना सौंप दी जाए। कहा जा रहा है कि इस चुनाव में महिलाओं ने बीजेपी की जीत में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसे वो आगामी चुनावों में भी भुनाना चाहेगी। और अब बात करते हैं आज की अगली स्टोरी की। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार से बीजेपी खुश है, लेकिन ममता की हार से बांग्लादेश भी खुश है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैंने बांग्लादेश बोला। बांग्लादेश सरकार भी बीजेपी के पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लेने पर प्रसन्न दिखाई दे रही है, क्योंकि बांग्लादेश को लगता है कि ममता के कारण दोनों देशों के रिश्ते सुधर नहीं रहे थे, जो अब सुधर सकते हैं, क्योंकि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी यानी बीजेपी की सरकार जो बन गई है। तो बीजेपी के चुनाव जीतने से बंगाल में बांग्लादेश खुश है। और तीस्ता नदी एक बहुत बड़ी वजह है, जो टीएमसी शायद जिसकी नीतियों को लेकर कोई एक रूपता नहीं अपना पाई। दरअसल तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों के लिए जीवनदायिनी है, लेकिन इस पर तनातनी ऐसी कि दोनों को ज्यादा पानी चाहिए। तीस्ता नदी हिमालय के पहुनारी ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है, जहां ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ये नदी कुल 414 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। इस नदी का 83% घुमाव भारत में है और 17% बांग्लादेश में है। लेकिन इससे बांग्लादेश के 2 करोड़ और भारत के 1 करोड़ लोगों का जीवन यापन सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। 1971 में बांग्लादेश बनने के 12 साल के बाद 1983 में तीस्ता के पानी पर एक अंतरिम समझौता दोनों देशों में हुआ। इसमें तय हुआ कि भारत को 39% पानी के इस्तेमाल का अधिकार होगा और बांग्लादेश को 36%, जबकि 25% पानी रिजर्व रखने की बात हुई थी। लेकिन विवाद ये कि बांग्लादेश 50% पानी चाहता है, जबकि उसके देश में नदी की भागीदारी 1/3 है। ऐसे में विवाद होना स्वाभाविक था। और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के जालंधर और अमृतसर में 2 बारूदी धमाके हुए। इन धमाकों से पंजाब में साजिश और सियासत दोनों पर अब बातें होने लगी हैं। इसको समझने के लिए पहले घटनाक्रम को समझ लीजिए। ये तस्वीर जब आपके सामने आज जिसका आप देख रहे हैं, यह जालंधर में बीएसएफ के पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर कल रात 8:15 बजे की है। करीब स्कूटर में हुए एक धमाके की है। अभी पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी कि रात करीब 10:30 बजे अमृतसर के खासा में आर्मी कैंप के बाहर भी संदिग्ध धमाके की बात सामने आ गई। कायदे से ऐसे मामले में पहले साजिश को बेनकाब करने पर जोर होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नेता पहले सियासत का खेल खेलना शुरू कर देते हैं। जब राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति होती है तो उससे आतंकवादी सोच खत्म नहीं होती, बल्कि उसे बढ़ावा मिलता है। अपने राजनेताओं की राजनीति देख लीजिए, सुन ली। अब इन दोनों धमाकों के पीछे साजिश की पड़ताल करते हैं। स्वर्ण मंदिर के शहर अमृतसर में रात को हुए धमाके से हड़कंप मच गया। घटना रात 11 बजे के बाद हुई, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए।
आनन फानन में पुलिस और सेना की टीम वहां पर पहुंची, पूरे इलाके को घेरा गया। अच्छी बात यह रही कि किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पंजाब पुलिस का कहना है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ हो सकता है। We are working on the clues received from CCTV analysis, टावर डंप एनालिसिस भी चल रही हैगी, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ रूट चार्ट बनाते हैं। अमृतसर और जालंधर में धमाके के बाद चंडीगढ़ में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल जालंधर में धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी KALA ने एक पोस्ट शेयर करके ले ली है। इसमें लिखा है कि DIG संदीप गोयल और उनका परिवार टारगेट पर है, इतना खून बहाएंगे कि सब कुछ लाल दिखाई देगा। अब पुलिस और जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच में जुट गई हैं। इस स्कूटी में विस्फोट के पीछे की साजिश क्या थी, इस स्कूटी में किस तरह का विस्फोटक रखा था, डिलीवरी मैन की भूमिका क्या थी, यानी उसकी स्कूटी का किसी और ने गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। जांच एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं कि डिलीवरी मैन किस चीज की डिलीवरी करने वहां आया था। 3 दशक पहले पंजाब उग्रवाद के लंबे दौर से बाहर निकला, इसीलिए अब ऐसे धमाके पंजाब में नया डर पैदा कर देते हैं। अब बात करते हैं अगली कहानी की। राजनीति में वक्त सबसे बड़ी स्क्रिप्ट राइटर होती है। कल तक जो कहानी का हीरो दिखाई देता है, आज उसी कहानी में वो साइड रोल में आ जाता है या विलेन बन जाता है। कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त ममता बनर्जी के साथ चल रहा है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए तो 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो आए हैं वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह दिखाई दे रहे हैं। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी दुख के भेष में सुख। केरल के अलावा बाकी के राज्यों में हार के बावजूद राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान खोल ली है। हारी हुई पार्टियों के साथ हमदर्दी जता रहे हैं। नतीजों के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने फोन करके ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से बात की। राहुल ने ममता बनर्जी से कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा, सेकुलर ताकतों को एक साथ एक मंच पर मजबूती के साथ आना होगा। तो वहीं दूसरी ओर राहुल ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे स्टालिन से भी फोन पर बातचीत की, उनके घटक साथी हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही राहुल ने तमिलनाडु में द पॉलिटिकल सुपरस्टार बनकर सामने आए विजय से भी फोन पर बातचीत की, उन्हें जीत की बधाई दी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए विजय की पार्टी TVK को समर्थन देने पर जो सहमति जताई है, उसके पीछे भी राहुल गांधी को ही माना जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी अब सिर्फ कांग्रेस नेता की भूमिका में नहीं दिखाई देना चाहते हैं? बंगाल में ममता और तमिलनाडु में स्टालिन को हार मिली है। इससे पहले बिहार में तेजस्वी को हार मिली थी। लालू यादव और शरद पवार बीमार चल रहे हैं। ऐसे में राहुल क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को अब वही आगे बढ़ा सकते हैं? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह के एक्टिव रोल में आए हैं बीते 48 घंटों में, वो देखकर तो यही लग रहा है कि क्या राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता के साथ साथ विपक्ष के कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद फौरन सहयोगी दलों से राहुल का संवाद एक तरह से ये मैसेजिंग देने की कोशिश है कि कांग्रेस अब बड़ी पार्टी वाला रवैया छोड़कर साझेदारी की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक का मेकओवर होने जा रहा है क्या? क्या इंडिया गठबंधन में नई पार्टियों की एंट्री भी कराई जा रही है क्या? क्या इंडिया गठबंधन की सियासी मजबूती और बढ़ने वाली है? उद्धव ठाकरे जी ने उनके साथ बात की है, राहुल गांधी जी ने भी की है, मैंने देखा, और भी इंडिया ब्लॉक के बहुत से नेता है। हमको अब संघर्ष अधिक तीव्र करना पड़ेगा, अधिक जोरदार करना पड़ेगा, और हम करने को तैयार हैं। देखिए, ममता जी के साथ इंडिया अलायंस हमेशा है और हमेशा रहेगा। राहुल जी ने भी कहा है, कल मैंने पढ़ा, अभी सुना है कि अगर किसी को आनंद हो रहा है कि ममता दीदी हार गई, तो ये आनंद मत व्यक्त करो, ये देश की हार है, लोकतंत्र की हार। आज संजय राउत ममता के साथ पूरे इंडिया ब्लॉक के होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन कल यही संजय राउत बोल रहे थे कि ममता बनर्जी को राहुल गांधी की बात माननी चाहिए थी। अगर ममता राहुल की बात पर तवज्जो दी होती तो आज नतीजे बंगाल में कुछ और होते। डेफिनेटली राहुल गांधी बार बार बोल रही थी ममता दीदी का ये बहुत बड़ा अपराध है, राहुल गांधी की बात मानी। अगर राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती, तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। दूरदृष्टि वाला नेता है, विजन है उनको। तो
पश्चिम बंगाल का तमिलनाडु का चुनाव चोरी कर दिया। इंडिया ब्लॉक को छिन्न भिन्न होने से राहुल गांधी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी राहुल गांधी की पार्टी के बड़ी नेता हैं, विपक्ष के नेता रह चुके हैं लोकसभा में। उन्होंने ममता के हार पर एक कमेंट किया था, जिसके बाद राहुल गांधी ने बिना किसी का नाम का जिक्र करते हुए एक पोस्ट लिखा, जिसमें राहुल ने कांग्रेस के साथ साथ और दलों के नेताओं को भी चेताया कि टीएमसी की हार पर खुशी मनाना बंद करें। राहुल ने लिखा कि कांग्रेस के कुछ लोग और दूसरे भी टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें ये बात साफ समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल में जनता का वोट चुराना बीजेपी के लिए भारत के लोकतंत्र को तबाह करने के मिशन में एक बड़ा कदम है। छोटी राजनीति को एक तरफ रखिए, ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये भारत की बात है। तो एक तरफ विपक्ष इंडिया गठबंधन में नई जान फूंकने की बात कर रहा है, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने इंडिया गठबंधन के तहस नहस होने की भविष्यवाणी कर दी है। एक बात बिल्कुल प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये भविष्यवाणी है, इंतजार करिए, कुछ ही हफ्तों के अंदर इंडी गठबंधन तहस नहस हो रही है। देयर इज नो अदर वे आउट। द सो कॉल्ड इंडी अलायंस इज एट द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग डाउन, और इसका ठीकरा राहुल गांधी के सर पे फूटने वाला है। इतिहास गवाह रहा है, हार अक्सर नई शुरुआत की वजह बनती है, बशर्ते सबक सीखा जाए। तो क्या करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने भी कुछ सबक सीखा है? 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया था। इस गठबंधन को बनाने में तब के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुत बड़ी भूमिका थी। पटना में पहली बैठक हुई, उन्होंने होस्ट की। खबरें आई कि नीतीश कुमार को गठबंधन का कन्वीनर बनाया जा सकता है, लेकिन तभी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार के नाम पर अड़ंगा लगा दिया था। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया गया। कहा जाता है कि तब नीतीश कुमार इससे खफा हो गए। उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें अपमानित महसूस हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर भी विवाद हुआ। कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने ही इंडिया नाम को सजेस्ट किया था, जिसे राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, लेकिन नीतीश कुमार ने इस नाम पर अपना विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया कैसे हो सकता है, ये नाम एनडीए जैसा लगता है, इससे भ्रम हो सकता है। लेकिन उनकी बात तब नहीं मानी गई थी। आखिरकार नीतीश ने खुद को इस गठबंधन से बाद में दूर कर लिया। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी की पार्टी लोकसभा में भी कांग्रेस को सिलेक्टिव सपोर्ट ही देती रही। अडानी मुद्दे पर कांग्रेस ने संसद ठप करने की कई बार कोशिश की, लेकिन टीएमसी ने साफ साफ कहा, हम संसद चलाना चाहते हैं, किसी उद्योगपति के खिलाफ संसद में बहस नहीं होनी चाहिए, हमको लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए। एक मुद्दे पर सब कुछ रोकना ठीक नहीं है, ये टीएमसी का स्टैंड था, जो कांग्रेस को चुनौती दे रहा था। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी टीएमसी ने शुरुआत में दूरी बनाई। उन्होंने कहा कि पहले स्पीकर से बात करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बाद में समर्थन किया, लेकिन शुरुआती झिझक साफ दिखी। वहीं ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बीच टीएमसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाने की पहल की। यानी संसद के अंदर भी एकजुट विपक्ष का दावा बिखरता नजर आया था। अब जब चुनावी नतीजों की हवा उल्टी चल पड़ी है, जब बंगाल में ममता की सियासी जमीन खिसक गई, तो अचानक उन्हें इंडिया गठबंधन बहुत याद आ रहा है। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, हारे को हरिनाम। इसे यहां थोड़ा अपडेट कर लीजिए, हारे को इंडिया नाम। I am grateful to all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. ममता बनर्जी को आखिरकार अब समझ में आया कि एकता में कितनी ताकत होती है, इसीलिए वो इंडिया ब्लॉक को एक साथ लाने की बात कर रही है। आगे बढ़ते हैं, तैयार हो जाइए, क्योंकि दक्षिण की राजनीति में आज पिक्चर अभी बाकी नहीं है, बल्कि क्लाइमैक्स शुरू हो चुका है। चेन्नई का नेहरू स्टेडियम गवाह बनने जा रहा है उस इतिहास का जिसकी कल्पना दिल्ली के गलियारों में भी नहीं की गई थी। कल सुबह उम्मीद है जब सूरज की पहली किरण चेन्नई के
मरीना बीच पर पड़ेगी तो तमिलनाडु की जनता का थलपति उसे बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मिल सकता है। थलपति जोसेफ विजय चंद्रशेखर को तमिलनाडु की सत्ता की चाबी मिल चुकी है। उनकी सीटी जम के बज रही है। आज टीवी के चीफ विजय ने राज्यपाल से मिलकर 112 विधायकों का समर्थन का पत्र सौंप दिया। सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। टीवी के चाहते हैं कि कल सुबह विजय सीएम पद की शपथ ले लें, लेकिन शपथ ग्रहण का समारोह कल ही होगा, इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। खबर है कि सरकार बनाने के दावा पेश करने के बाद राज्यपाल आर्लेकर ने कहा है कि सामान्य बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन का पत्र होता तो ज्यादा ठीक रहता। इससे पहले राहुल गांधी के ग्रीन सिग्नल के बाद प्रदेश कांग्रेस ने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने साफ कहा कि सत्ता से बीजेपी को दूर रखने के लिए वो टीवीके को समर्थन दे रही है। We're aiding and assisting the party which is the single largest party to put together a stable and secular government. I mean, this is, I know that this is a new situation in Tamil Nadu, but this is not an unusual situation in parliamentary democracy worldwide. कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के समर्थन से विजय को सीएम की कुर्सी नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इस गणित एक तरीके का आपको समझना होगा कि आखिरकार कैसे हो सकता है। टीवीके के पास 108 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 5 विधायक हैं। इन लोगों की चिट्ठी पहुंच गई यानी 113। इसमें खुद विजय 2 सीट पे जीते तो 107 भी आप इसको मान सकते हैं। सीपीआई, सीपीएम और आईयूएमएल ये इन तीनों के 2-2 विधायक हैं और वीसीके जो कि एडीएम के गठबंधन में है उसका 1 विधायक है। इन सबको जोड़ते हैं आप तो ये आंकड़ा 120 तक पहुंच जाता है। 120 का मतलब तो ये होता है कि कुल मिला के सरकार के लिए बहुमत के लिए जो 118 चाहिए उससे ऊपर हो जाता है, यानी सरकार तब विजय की बन सकती है। लेकिन इन सब ने अभी अपने समर्थन की चिट्ठियां विजय को नहीं सौंपी हैं सिवाय कांग्रेस के। इसीलिए मैंने कहा कि समर्थन की चिट्ठियां मिल जाती, राज्यपाल अश्योर हो जाते तो कल सुबह शपथ लेना उनके लिए आसान हो जाता। हालांकि शपथ की तैयारियां वहां पर जोरदार तरीके से चल रही हैं। विजय ईसाई धर्म को मानते हैं। राहुल गांधी और विजय की केमिस्ट्री चुनाव से दरअसल पहले ही दिखनी शुरू हो गई थी। सितंबर में तमिलनाडु के करूर में टीवीके की रैली में भगदड़ मची थी। 41 लोगों की मौत हुई थी। सीएम स्टालिन ने विजय के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए थे, लेकिन स्टालिन को समर्थन देने वाले राहुल गांधी तब भी विजय के साथ दिखाई दिए थे। इसी साल जनवरी में जब विजय की फिल्म जन नायकन को सेंसर बोर्ड की कैंची चली, तब भी राहुल गांधी उनके बचाव में आए, उनके समर्थन में बयान दिया। अभी 4 मई को जब नतीजे आए तब भी राहुल गांधी ने डीएमके के साथ गठबंधन में रहते हुए भी विजय को फोन कर बधाई दी। साफ कहा कि तमिलनाडु में नए खून और नई सोच की जरूरत है, जबकि कांग्रेस पार्टी डीएमके के साथ थी जो चुनाव हार गई थी। दरअसल ये केमिस्ट्री इसलिए भी मजबूत हुई है क्योंकि विजय की पार्टी का सेक्युलर और सोशल जस्टिस का स्टैंड राहुल के मोहब्बत के दुकान से मेल खाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ टीवीके, TD Vijay, has requested the INC for support to form a government in Tamil Nadu. INC is clear that the mandate in Tamil Nadu is for a secular government committed to protecting the constitution in letter and spirit. The INC is determined not to have the BJP and the proxies run the government of Tamil Nadu in any manner. तो भले ही जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने टीवीके की नींव 2 साल पहले रखी, मगर जानकार कहते हैं कि विजय ने राजनीति में आने की तैयारी 15 साल पहले शुरू कर दी थी। सुपरस्टार विजय ने अपने फैंस को ही अपनी ताकत बनाया। कैसे, अब देखिए। अपने फैन क्लब को संगठित कर विजय मक्कल इयक्कम नाम का एक सामाजिक संगठन खड़ा किया। शुरुआती 10 सालों में तमिलनाडु में हजारों विजय फैन क्लब बन गए। विजय इनके जरिए समाज सेवा और चैरिटी के काम करते रहे। साल 2011 के साइक्लोन के वक्त उनका रिलीफ कैंप बहुत चर्चा में रहा था। विजय फाउंडेशन के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर लगातार वो काम करते रहे और धीरे धीरे उनकी पहचान तमिल पब्लिक में मजबूत हो गई। साथ ही समर्पित और वफादार कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम उन्होंने तैयार कर ली। इससे उन्हें मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करने में मदद भी मिली। 2011 के चुनाव में विजय के संगठन ने जयललिता की पार्टी AIADMK का तब समर्थन किया था।
2021-22 में लोकल बॉडी इलेक्शन में विजय ने अपने उम्मीदवारों को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतारा। तब 169 में से 115 सीटें उनके उम्मीदवारों ने जीत ली थी। इस सफलता के बाद विजय ने राजनीति पर सोचने का काम गंभीरता से शुरू किया। फरवरी 2024 में टीवीके की नींव उन्होंने रख दी। टीवीके के पोस्टर बैनर पर 5 बड़े चेहरे अक्सर दिखाई देते हैं, आपकी भी नजर गई होगी। अब कौन है ये लोग? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पेरियार, कामराज, रानी वेलु नचियार और अंजलि अम्माल। अब क्यों है ये 5 लोगों की तस्वीरें, समझ लीजिए। विजय ने इन्हें सोच समझकर प्रेरणा के तौर पर चुना है, अपने समर्थकों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। सामाजिक न्याय के लिए अम्बेडकर और पेरियार, अच्छी शिक्षा और प्रशासन के लिए कामराज की तस्वीर होती है। महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार के लिए रानी वेलु नचियार और अंजलि अम्माल से प्रेरणा ये पार्टी लेती है, ये साबित करने की कोशिश विजय करते हैं। विजय की सियासी सफलता में एक नाम और महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये महत्वपूर्ण नाम है आधव अर्जुन का। इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये आधव अर्जुन कौन है और इनकी क्या भूमिका है। टीवी के महासचिव आधव अर्जुन विलिवक्कम सीट से इस बार विधायक चुने गए, पहली बार के विधायक हैं। ये कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर चुके हैं। अराइज कैपिटल के फाउंडर और MD थे। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के साथ साथ तमिलनाडु ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव रहे। खेलों में इनकी बहुत दिलचस्पी है, युवाओं में ये बहुत लोकप्रिय है। रणनीतिकारों की टीम ने ही विजय की छवि सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाले नेता की गढ़ी, वो चाहे रियल लाइफ का हो या फिर रील लाइफ का। 1992 में बतौर लीड रोल में आई विजय की पहली फिल्म नलैया थिरुपु के उस चॉकलेट हीरो वाला किरदार जो कभी पेड़ों के इर्द गिर्द नाचता था, वो विजय पिछले 10 सालों में 70 के दशक का वो एंग्री यंग मैन बना जिसे सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के लिए नॉर्थ में या बॉलीवुड में गढ़ा था। वही तेवर, वही धार, पर्दे पर कभी वो सिस्टम का पोस्टमार्टम करता तो कभी भ्रष्टाचार से लड़ता था। ऐसे किरदार विजय ने लगातार निभाए। गरीबी, शोषण और नाइंसाफी के खिलाफ थलापति की ये दहाड़ सिर्फ सिनेमा नहीं, सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का एक ट्रेलर मात्र थी। और रियल लाइफ का ये बागी अब रियल लाइफ में राज तिलक के लिए तैयार दिख रहा है। अब कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा पब्लिक व्यू की। अविनाश पांडे का पब्लिक व्यू है विजय की जीत पर। थलपति विजय की जीत में उम्मीद केवल तमिलनाडु को नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को दिख रही है जो सिस्टम में बदलाव चाहता है। बीजेपी पर पब्लिक व्यू है प्रोफेसर प्रदीप का। बीजेपी ने रविन्द्रनाथ टैगोर के वैश्विक मानवतावाद और सुभाष चंद्र बोस के अदम्य राष्ट्रवाद को अपने आचरण में जीवंत किया। इसीलिए बंगाल की प्रबुद्ध जनता ने भाजपा को एक राजनीतिक विकल्प नहीं बल्कि अपने सांस्कृतिक परिवार के सदस्य के रूप में अपनाकर राज सिंहासन सहर्ष सुपुर्द कर दिया है। तो आज मेरे साथ इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।